बमुश्किल तमाम एक एक टुकड़ा समेटा गया और जगह जगह दरख्तों की जड़ों में गड्ढे खोदकर इसे दफन कर दिया गया। इस जंगल के बेशुमार दरख्त शमील की कब्र बन गए थे। तीनों भाई वापस लौटे तो मारिया ने इन्हें चुप कर देखा। घर पहुंची तो तीनों भाइयों को गायब पाया था और इसके बाद दहशत ज़दा सी इंतजार में बैठ गई थी कि वो कब वापस आते हैं। और जब वो वापस आए तो खून में डूबे हुए थे। मारिया ने बमुश्किल तमाम अपनी चीख को रोका था। भाइयों ने कपड़ों का किया और कुल्हाड़ियाँ कहाँ चौपाई हैं कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन ये पता ज़रूर चल गया कि शमील गायब हो चुका है। बस्ती का हर फर्द इसे तलाश कर रहा था और मारिया को भाइयों के खून आलूद कुल्हाड़े और खून में डूबे कपड़े याद आ रहे थे। आखिर इसने सरसराती आवाज में कहा, नहीं शमील, नहीं, अगर तुमने जुर्म किया है तो तुम तन्हा नहीं हो। आज भी बादलों भरी रात थी। सावनपुर दरहकीकत सावन बस्ती थी। उम्मूमन यहाँ बारिशें होती रहा करती थीं। मौसम के लिहाज से मिसाली जगह थी और उसी मुनासिबत से इसके आसपास के इलाके इतने ही सरसब्ज़ो शादाब थे। शहबाज खान की कोठी के दरवाजे से मारिया बाहर निकली तो कोठी का पहरेदार शुमाके खान चौंक पड़ा। 2-3 बार इसने इस तरह मारिया को घर से निकलकर जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, जो यहाँ से ज्यादा फासले पर नहीं था। मुलाजिमों को मालिक के खिलाफ कुछ कहते हुए बड़ा सोचना पड़ता है। अभी तक इसने शहबाज खान वगैरह को कुछ नहीं बताया था और अपने दूसरे साथी पहरेदार को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज वो मारिया का पीछा करके ये मालूम करना चाहता था कि आखिर वो जाती कहाँ है। जंगल यहाँ से ज्यादा फासले पर नहीं था। मारिया जंगल ही की जानिब जा रही थी और फिर दरख्तों के दरमियान पहुंचकर वो गायब हो गई। चौकीदार शुमाके खान एक दरख्त के साए में खड़े होकर इसे तलाश करने लगा, लेकिन मारिया इसे नजर नहीं आई। अलबत्ता अचानक ही इसे अपने पूरबू जवार में सरसराहटी महसूस हुई और इसने चौंक कर पलटना चाहा, लेकिन एन उसी वक्त दरख्त की एक मोटी शाख इसकी गिरद लपट गई। शुमाके खान हैरत ज़दा सा इस शाख को देख रहा था। फिर देखते ही देखते शाख ऊपर उठती चली गई और शुमाके खान फिजा में लटक गया। इसके हलक से बमुश्किल निकला, कुक, कौन है, कौन है, छोड़ो, छोड़ो। अचानक ही दरख्त की शाख अपनी जगह से सिमट गई और शुमाके खान नीचे गिर गया। वो वहशत ज़दा अंदाज में चारों तरफ देखने लगा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इसने फिर डरे डरे अंदाज में कहा, कौन है, सामने आओ, सामने आकर बात करो। लेकिन जवाब में कोई आवाज सुनाई ना दी। वो बुरी तरह खौफजदा हो गया था। फिर वो अपनी जगह से उठा और फुर्ती से एक जानिब दौड़ लगा दी, लेकिन अचानक ही एक तरफ से दरख्त की 2 शाखें आगे बढ़ें और इसकी दोनों बगलों से लिपट गईं। इसके बाद सामने से 2 शाखें इसकी तरफ आईं और इसकी दोनों टांगों से चिमट गईं। शाखों ने इसे किसी ऐसे इंसान की तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया जो इंतहाई ताकतवर हो। शुमाके खान ने खौफजदा निगाहों से सामने मौजूद दरख्त की जड़ों को देखा और इसका दिल दहशत से बंद होने लगा। दरख्तों की शाखों के सनगम पर एक इंतहाई हौलनाक और भयानक चेहरा नमूदार हुआ, जिसकी आंखें खौफनाक अंगारे बरसा रही थीं। इस चेहरे को देखकर कोई भी जिंदा इंसान जिंदगी से महरूम हो सकता था, लेकिन शुमाके खान ने अपने ताकतवर वजूद से काम लेते हुए दरख्त की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर इसने चीखने की कोशिश की, लेकिन दरख्त की एक शाख सीधी होकर इसके हलक में दाखिल हो गई और इस तरह दाखिल हुई कि हलक में घुसकर गर्दन से बाहर निकल गई। कुछ ही लम्हों के बाद दरख्तों ने इसकी जिंदगी छीन ली थी। जब इसकी जान निकल गई तो दरख्त की शाखें आहिस्ता आहिस्ता सिमट गईं और शुमाके खान का मुर्दा वजूद जमीन पर गिर चुका था। फिर सावनपुर वालों को इसकी लाश दस्तयाब हुई और चारों तरफ हाहाकार मच गई थी कि जंगल में कोई वहशी दरिंदा आ गया है। सावनपुर के नौजवान इस दरिंदे की तलाश में निकल खड़े हुए थे। कुछ दिन तक कुछ न हुआ, लेकिन एक रात फिर मारिया को जंगल की जानिब जाते हुए देखा गया। शुमाके खान की जगह दूसरा पहरेदार पहरे पर था। ये जरा समझदार आदमी था
اس نے خود جانے کے بجائے جلدی سے اندر جا کر گلریز خان اور مہروز خان کو اطلاع دی۔ شہباز خان شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ بہرحال یہ سن کر دونوں بھائی دنگ رہ گئے تھے